हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो रहेगा UKSSSC की वेरियस पोस्ट के लिए पर्यावरण पर्यवेक्षण, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली हैं उनके लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। यहाँ ये पेपर फिनिश हो जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस में जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि अभी तक सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को देखने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखा है, पुराने पार्ट नहीं देखे, लिंक उनको आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, PDF मिलेंगे और थ्योरी क्लासेस जो हमारी चल रही है पर्यावरण पर्यवेक्षण और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए, वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। देखिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 100 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अपने थ्योरी लेक्चर में अभी रिसेंटली थ्योरी क्लास नंबर 1 में मैं कवर करा चुका हूँ। तो जो लोग भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 देख लिया है, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा। तो देखो जो जितने भी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग मिस ना करें। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वीडियो को आई सेक्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिक, मोनोडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज। क्रिक के अनुसार सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह क्या कहलाता है? किसके अनुसार? क्रिक के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बोलता है जीन प्रकटन कहलाता है, DNA संश्लेषण, सेंट्रोड्रोमा, या फिर वोबल हाइपोथेसिस, वोबल परिकल्पना। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रोमा। अब सेंट्रल डॉगमा है क्या? ये हमें पता लगाना है कि भाई मोनोडायरेक्शनल फ्लो, मोनोडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशा में बहने वाला प्रवाह। तो ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। और सेंट्रल डॉगमा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो DNA होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी भी फंक्शनल प्रोडक्ट में। जो कार्ययुक्त प्रोडक्ट होता है उसमें कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है DNA को, तो वो सेंट्रल डॉगमा कहलाती है आपकी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। NH इधर लिख देता हूं, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट अम्ल क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, NH4 प्लस, NH3 NH2OH या NH3H4। तो कॉन्जुगेट अम्ल पता होना चाहिए पहले आपको, तो तभी आप बता पाओगे कि NH2 माइनस का कॉन्जुगेट अम्ल क्या होगा। तो NH2 माइनस को हम बोलते हैं एमाइड आयन। ये क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है? एमाइड आयन दिया गया है, और ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई प्रोटॉन, समझते हैं कॉन्जुगेट अम्ल क्या है, जब भी कोई प्रोटॉन किसी भी बेस में ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई? कॉन्जुगेट अम्ल कहलाता है। ये क्या है यहाँ पर? क्षार है, बेसिक नेचर है। क्यों है? निगेटिव है यहाँ पर। और इसमें अगर कोई प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट अम्ल बन जाएगा। तो वो इसमें हम पॉजिटिव आयन NH2 माइनस, ये क्या हुआ? एमाइड आयन। इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं? प्रोटॉन। H प्लस आयन को हम इसमें प्लस कर रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? कॉन्जुगेट अम्ल बनेगा। तो ये देखो यहाँ प्लस था या निगेटिव है, एक H ये हो गया, 2 H यहाँ थे, तो कितना हो गया यहाँ पर? NH3। क्या बन गया हमारे पास? अमोनिया। अमोनिया बन गया। और क्वेश्चन नंबर 77 में कहाँ है अमोनिया? ऑप्शन नंबर बी, NH3। तो ये NH3 क्या हुआ यहाँ पर? कॉन्जुगेट अम्ल हो गया। बात क्लियर हो गई। एमाइड आयन कैसा था भाई? निगेटिव आयन था, यानी कि बेस था। इस बेस में जब कोई एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, NH2 माइनस के अलावा कुछ और भी बेस हो सकता है, तो उसमें अगर प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा? कॉन्जुगेट अम्ल बना लेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। पैराशूट विधि से प्रकीर्णन पाया जाता है। पैराशूट डिस्पर्सल इज फाउंड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पैराशूट डिस्पर्सल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई पैराशूट डिस्पर्सल जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं प्लांट में, उनको डिस्पर्स करने का काम करता है। डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो काम करता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पैराशूट डिस्पर्सल। और ये जैसे पी हो गया, पी प्लांट में ये देखा जाता है, मस्टर्ड जो होते हैं उनमें ये देखा जाता है,
कॉटन के प्लांट्स में ये देखा जाता है पैराशूट डिस्पर्सल, इसमें सीड ट्रांसफर होता है, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टेरेक्सिक्सम जो है राइट आंसर है, पैराशूट डिस्पर्सल फाउंड इन टेरेक्सिक्सम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 79, अगर प्राप्त होता है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर पे जाने से पहले आपको बताते हैं कि अगर क्या होता है। अगर एक प्रकार की एल्गी है, ध्यान देना, एल्गी है, और ये किस फॉर्म में होती है, ये एक जेली फॉर्म में होती है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक प्रकार की जेली है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में एक एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की मिलकर बनी होती है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीटेट में भी आया है क्वेश्चन, साइंस वाले पार्ट में जो जूनियर लेवल की साइंस आती है वहाँ भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगर क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। अगर आपसे पूछा क्या हो जाता है, एक प्रकार की एल्गी होती है, किस चीज़ से मिलके बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से मिलके बनी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, जेलीडियम। अब देखो जेली होती है तो जेलीडियम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया है आप लोगों के लिए। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट कैन बी डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। विद्युत की वह मात्रा जो 108 ग्राम सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से निक्षेपित कर सकती है, तो कितनी होगी आपकी, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 फैराड या 1 एम्पियर। तो इसका एक सीधा सा एक फॉर्मूला है कि भाई जो 1 फैराडे का डिस्चार्ज होता है, 1 फैराडे ऑफ डिस्चार्ज, जो 1 फैराडे ऑफ चार्ज कितना डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी, ई ग्राम की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करता है। यहाँ दोबारा से समझते हैं कि 1 ग्राम का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो ई ग्राम की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करता है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट डिपॉजिटेड ऑन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी कि ई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 108 ग्राम। तो 108 ग्राम का जो सिल्वर है वो कितने अमाउंट का चार्ज डिस्चार्ज करेगा, 1 फैराडे का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 81। पॉपिलियोनेसी कुल में पुकेंसर होते हैं, द स्टेमन्स ऑफ फैमिली पॉपिकेंसिस इज नोन एज। तो ये होते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डाई या द्विसंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। लाल सागर का रंग लाल है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, किसके कारण से लाल सागर का रंग रेड दिखाई देता है। तो क्वेश्चन 82 में जो राइट आंसर है ये दिखाई देता है भाई ऑप्शन डी की वजह से, ट्राइकोडोसियम के कारण जो है लाल सागर जो है लाल दिखाई देता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। भाई 2 रिएक्शन दी गई हैं, इसमें आपको बता रहा है कि ए क्या है और बी क्या है। रिएक्शन आपके सामने हैं दोनों। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एथॉक्सी एथेन बनेगा ए और एथेनॉल बनेगा बी। तो एथेनॉल का फॉर्मूला देख लेते हैं। एथेनॉल होता है हमारा C2H4O, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल, या दूसरा इसका एथेनॉल का नाम वाइनल एल्कोहल भी होता है दूसरा नाम। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। C2H4O, ए बनेगा हमारा एथॉक्सी एथेन और बी बनेगा हमारे पास वाइनल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलर्जीज आर कॉज ड्यू टू। जो एलर्जी होती हैं वो किस कारण की वजह से होती हैं। तो एलर्जी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। बात क्लियर है भाई। दोबारा इसको एक बार करेक्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि जो एलर्जी का रीज़न होता है वो क्या है। एलर्जी का रीज़न भाई ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हिस्टामिन और सेरोटोनिन से होता है। ये जो एलर्जीज होती हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो सिक्रीट होते हैं मास्ट सेल से, उसकी वजह से होता है। ए नहीं होगा यहाँ पर, बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्य करता है
भाई यहाँ आप नाम से ही पता लगा सकते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको संधि विच्छेद करके भी देख लोगे तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो, ऑक्सी जमा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है वो क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाई ये कैसे कार्य नहीं यहाँ पर पूछा है कि किस तरीके से एक्ट करता है, एसिड की तरह एक्ट करता है, अम्ल के समान एक्ट करता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। बात क्लियर हो रही है भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 के साथ में। तो 86 में पूछा गया, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CS3 CO CS2 CS2 CS3। तो इसका IUPAC नेम बताना है। तो ये भैया प्लस 12th से लिया गया क्वेश्चन है। तो 12th में जनरल साइंस से ऊपर का क्वेश्चन है, क्योंकि IUPAC वाला पार्ट जो है आपको 11th और 12th में पूछा जाता है। तो हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है, तो एक सिलेबस में आपको जनरल साइंस पढ़नी है और दूसरा आपको +2 लेवल की साइंस पढ़नी है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ्स जो आप ऑप्ट करना चाहें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेंटेन टू ऑन इज द राइट आंसर। इसको हम बोलेंगे पेंटेन टू ऑन। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पीसस और फिश क्लास इज, पीसीज अथवा मत्स्य वर्ग का सदस्य क्या है? वेल है, समुद्री घोड़ा है, स्टार फिश है, या झींगा मछली है, प्रॉन फिश है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 87 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घोड़ा जो है पीसीज अथवा मत्स्य वर्ग का ही एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 88 वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द बॉडी इज। भाई डाउन सिंड्रोम क्या होता है पहले तो हमें ये बताना है। तो डाउन सिंड्रोम की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में ये पूछा गया है आपसे। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसा डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st या 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है भाई, जो गुणसूत्र होते हैं ना। तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 21st जो क्रोमोसोम होता है इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम्स। तो राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 47। कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल उनमें गुणसूत्र होते हैं 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस बाय, क्वेश्चन नंबर 89, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, किसके द्वारा होता है? CaCO3 के द्वारा, SiO2 के द्वारा, CO के द्वारा, या C के द्वारा, कार्बन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन के द्वारा होता है ये वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस। रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस वाई, डी इज द राइट आंसर, कार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट। तो वंडरवॉल फोर्सेस से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिक्स के इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम समझेंगे नेक्स्ट कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। अभी मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में कि वंडरवॉल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। तो किसके बीच में होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो असमान मॉलिक्यूल के बीच में या फिर सेम मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों में हो सकते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। बात क्लियर हो गई? डाइपोल डाइपोल मोमेंट भी इसमें ही होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर H2। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पर वो है H2 की, हाइड्रोजन की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीन गन इज सुटेबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 91, जो जीन गन है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शन ए बोलता है डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर, रोगजनक संवाहक को शांत करने के लिए, पादप कोशिका के रूपांतरण हेतु, संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योजन करने को निर्माण करने हेतु, या डीएनए के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो जो जीन गन होते हैं उनका इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल का मतलब रूपांतरण, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनको रूपांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है जीन गन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में, जो चैप्टर नंबर हमारा 1 था। और चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल।
देखो सेल का फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, निम्न कोशिका में से कोशिका कंकाल का एक कार्य नहीं है, तो जो कार्य नहीं है वो आपको बताना है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अंतरा कोशिका परिवहन जो है एक फंक्शन नहीं है साइटोस्केलेटन का सेल में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है आपका ये, कि जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। भाई इसको याद कर लो, कई बार पूछा गया है, CaSO4 × 2H2O, तो ये हो गया हमारा जिप्सम। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल अगर आधा हो जाए, यानी कि CaSO4 × ½ H2O हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा ½ H2O से, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ अगर 2H2O हो गया इस फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो। भाई ये कौन कौन से फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, या किस पार्ट को क्या बोलते हैं फ्रूट के, ये भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, ये GS का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, बायोलॉजी से लिया गया, ठीक है। तो जो टमाटो का खाने योग्य भाग क्या होता है, ये सारे के सारे पार्ट जो है खाने योग्य होते हैं, हम सारे पार्ट खा सकते हैं। पेरिकप, सीड या प्लेसेंटा जो है, इन तीनों पार्ट्स को हम खा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, इनुलिन है, इंसुलिन नहीं, ध्यान से पढ़ना है, इनुलिन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95 में कि इनुलिन क्या है। तो करेक्ट आंसर है ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज फाउंड इन सेल सैप, कोशिका रस में पाया जाने वाला फ्रक्टोज का एक बहुलक है ये। कई बार हम जल्दी जल्दी में इसको इंसुलिन पढ़ लेते हैं, है ना। और इंसुलिन कहाँ होता है, लीवर में पाया जाने वाला प्रोटीन बहुलक, तो बहुलक यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। तो या फिर एक हार्मोन, देखो इंसुलिन एक हार्मोन से रिलेट करता है, तो हम कई बार आंसर डी मार्क कर देते हैं, गलत हो जाएगा। कोशिका रस में पाए जाने वाला फ्रक्टोज का एक बहुलक है इनुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 96, और 96 बोलता है सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिक एनहाइड्रेट इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स। सैलिसिलिक अम्ल अम्लीय माध्यम में एनहाइड्राइड से क्रिया करके क्या बनाता है, एसिडिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके क्या बनाता है, एस्प्रिन बनाता है, सैलोल बनाता है, मस्टर्ड ऑयल बनाता है, या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बनाता है एस्प्रिन बनाता है, एस्प्रिन। दोबारा ध्यान देना, सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, क्या बनाएगा, एस्प्रिन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स इज लोकेटेड इन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ पर स्थित है, रांची, मैसूर, देहरादून, नागपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्थित है रांची में। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, विच सेल ऑफ द पैनक्रियास सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स। आ गई बात अब इंसुलिन की भी। तो अग्नाशय की किन कोशिकाएं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है, अल्फा कोशिका, बीटा, गामा या उपयुक्त सभी। तो ये होता है बीटा कोशिका के द्वारा, तो बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना भाई, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है, और ये किस शुगर को कंट्रोल करने का, एक्सेस जितनी भी बड़ी भी शुगर होती है उसको कंट्रोल करने का बॉडी में काम करता है ये हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, क्रिस्टलों में फ्रेकल दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्रेंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन नंबर डी, इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम लेटिस सीड। अब आते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए, कि ट्रिकिकम एस्टिवम क्या है। भाई आंसर आप लोग इसका करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में। पर्यावरण पर्यवेक्षण की जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उसके चैप्टर नंबर 1 में प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 2 शायद, हाँ चैप्टर नंबर 2 में हम प्लांट किंगडम में इसको कवर कर चुके हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म, एनिगोस्पर्म, टेट्रोफोडिया या नन ऑफ द अबव। तो भाई ये तीनों की तीनों टर्म में आपको प्लांट किंगडम में बता चुका हूँ कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एनिगोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रैगिफाइटा क्या होते हैं। तो आपको बताना है ट्रिकम एस्टिवम क्या है। अब देखिए ट्रिकम एस्टिवम कुछ नहीं है, ये एक साइंटिफिक नेम है किसका, जो कॉमन वीट होता है,
जो गेहूं देखते हो ना आप, जो आप गेहूं जिसका आप आटा खाते हो, जो गेहूं की रोटियां बनती हैं, तो गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है ट्रिकम एस्टिवम जो है, वो इसका साइंटिफिक नेम है। अब आपको बताना है कि क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट करोगे या आंसर दूं? चलो मैं बता देता हूँ, राइट आंसर होगा इसका जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में क्या था, ऐसे प्लांट जिनमें जो सीड होता है वो आपकी नेकेड आई से विजिबल होता है, वो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। पढ़ाया था मैंने, अगर पढ़ाया था और समझ में आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड होते हैं। तो गेहूं का जो पौधा होता है तो उसमें आप सीड देखोगे, जो गेहूं के दाने होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक। और एनिगोस्पर्म क्या होते हैं, एनिगोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड होता है वो फ्रूट्स के अंदर होता है। तो ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी तो आई सेक्शन में देख लेना। तो यहाँ हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।